देखिए, चंदन का सफ़ेद वाली प्रजाति है। और जो अनुमति की बात है, इस समय भारत सरकार ने इसके लिए भी खेती की अनुमति दे दी है। बहुत पहले, कुछ समय पहले इसकी खेती करने के लिए भी आपको वन विभाग या पर्यावरण विभाग से बिना अनुमति के इसकी खेती नहीं की जा सकती थी। और इसकी ऐसी प्रजातियां इस समय आ गई हैं जो अपने इस प्लेन में भी, नहीं तो नॉर्मली अपने प्लेन में इसकी खेती नहीं देखी जाती थी, अब प्लेन में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा रही है। अगर इसके हम व्यावसायिक दृष्टिकोण से अगर इसकी हम बात करें, चूँकि ये बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, बड़ा इन्वेस्टमेंट का समय का इन्वेस्टमेंट बड़ा होता है। बाकी बहुत ज़्यादा केयर अगर और उसकी अपेक्षा करेंगे, जो एग्रो फॉरेस्ट्री की बात की, सागौन और सब चीज़, तो लगभग मेहनत उतना ही आएगा। कुछ मेहनत इसमें बढ़ जाता है, चूँकि ये जो पौधा होता है, इसके साथ एक सहायक पौधा होना चाहिए। शुरुआती दिनों में जैसे लाल घास देख रहे हैं, जो मतलब आपका घास वर्गीय रहते हैं, 3-4 ऐसे प्रजातियां हैं जिनको हम किनारे इसके लगा दिया जाता है, तो जिससे ये पौधे को के पोषण में सहायक होता है। उसके बाद जब 2 साल के से 3 साल का 4 साल तक के फेज में अरहर और फिर साथ में 1-2 पौधे और लगाते हैं, लेकिन जब पौधा और बड़ा हो जाता है तो उसको भी वृक्ष के आकार वाले पौधे, जैसे आपका बबूल हो गया, कैजुरीना हो गया, नीम हो गया, अमरूद हो गया, इन सब पौधों को सहायक पौधे के रूप में लगाया जाता है। जैसे देखिए, जिस हम खेत में खड़े हैं बाबा के, यहाँ पर आपके द्वारा ये कैजुरीना लगाया गया है। कैजुरीना की खासियत यह है कि एक तो इसके साथ बहुत अच्छे से चलता है, साथ ही साथ दूसरा फायदा ये है, बहुत ज्यादा पत्ती नहीं झड़ता है। इसकी पत्तियां ऐसी नहीं होती हैं कि गिरे और बाकी फसल को नुकसान करे, तो ये आपका बहुत ही अच्छा सहायक पौधे में माना जाता है। अगर इसके और हम उसमें जाएं, डीप में जाएं, तो सबसे अच्छा इसका यह है कि अगर एक बार आप लगा दे रहे हैं और आपका ये सहायक पौधा चल गया है, तो कटाई छटाई करते हुए ये हमारा 10 से 15 साल में लगभग मेच्योरिटी के लिए तैयार हो जाता है। 15 साल मान के चलिए, 15 साल में ये मेच्योरिटी के लिए तैयार हो जाता है। और इसका जो उपयोग है, अगर हम कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की तरफ बात करें, तो त्वचा के तमाम ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। साथ ही साथ अगर इसकी धार्मिक मान्यताओं और धार्मिक उपयोग की बात करें, तो तिलक लगाना और तमाम चीज़ों में, पूजा पाठ में और कई अनुष्ठानों में इसका उपयोग किया जाता है, जिससे इसका जो लकड़ी होता है बहुत ही महंगा, हम मेरी जानकारी में जहाँ तक है, सबसे महंगी बिकने वाली लकड़ियों में से एक है। अच्छा, अब हम बेसिक की बात कर लें, जो किसान भाई इसकी खेती करना चाहते हैं, प्रति एकड़ कितने पौधे की रोपाई की जा सकती है? लाइन से लाइन की दूरी क्या होनी चाहिए? पौध से पौध की दूरी क्या होनी चाहिए? और मिट्टी या जो ज़मीन है कैसी होनी चाहिए? जल निकासी वाली होनी चाहिए या जी, जलभरा? जी, जी। देखिए, जितनी भी हमारी कोई एग्रो फॉरेस्ट्री हमें करना है या फिर औद्यानिक फसलें करनी है और कोई फलों की खेती करनी है, उसमें सबसे प्रथम क्राइटेरिया यही होता है कि मिट्टी का जल निकास अच्छा होना चाहिए। मिट्टी में जो जलधारण क्षमता होनी चाहिए, वो अच्छी होनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि एक बार पानी भर दिया जाए तो जो पानी का जो अंदर अंदर जाने की जो प्रक्रिया है, बहुत स्लो होता है। कुछ जगह थोड़ा-सा पानी बरस जाता है तो कई-कई दिन तक वहाँ पानी जमा रहता है, तो ऐसी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। पीएच जो है 7 से साढ़े 7, पौने 8 तक चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम पौध से पौध की दूरी की बात करें, जो टोटल 1 एकड़ में पौधा आता है, लगभग 400 के आसपास प्रति एकड़ इसमें पौधा लग जाता है, जब इसकी हम सघन बागवानी करते हैं। वो लगभग अगर थोड़ी दूर पे अगर करते हैं, तो 10 बाई 10 फीट के आसपास इसका जो लगाने का क्राइटेरिया बताया जाता है लोगों द्वारा, जो अभी खेती इसका कर रहे हैं, तो 10 बाई 10 पे, हमारी समझ से यह भी फील्ड है 10 बाई 10 पे बाबा 12 बाई 12 पे लगा हुआ है। अगर इसको हम और भी नजदीक कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका जो मार्केट मिलता है, वो इन शाखाओं का नहीं मिलता है। मेन तना जो जाता है इसी का मिलता है, और इसको इस रूप में इसको प्रूनिंग करके, ट्रेनिंग करके इसको अच्छे से चढ़ा किया जाता है। देखिए, इसमें से नीचे वाली शाखाएं जो निकल रही थी, इसको कटिंग कर दिया जाएगा। धीरे धीरे ये जो है ऑटोमेटिक, जब ये मोटा हो जाएगा तो इसी में छुप जाएगा और कट जाएगा। तो ये जो मेन तना जाएगा, इसी की कीमत मिलेगी। तो ये अगर इसको हम और सघन करना चाहेंगे, अगर सघन बागवानी में इसमें जो है 400 पौधे के आसपास आसानी से लग जाते हैं। और इसका जो मेन केयर है, जो पहले ही हम बता दिया है, जो होस्ट प्लांट कहा जाता है, कि उसके लिए वो होस्ट होता है, कि वही उसका देखभाल करता है। तो वो होस्ट प्लांट अगर आप अच्छे से मैनेज कर लिए, तो इसकी खेती आप सफलतापूर्वक यहाँ कर सकते हैं। जैसा देख रहे हैं, इस वर्ष तीसरा वर्ष का पौधा है, और ये है लगभग 8 से 10 फीट की हाइट, और बगल वाले पौधे देखेंगे और भी मजबूत और बड़े हो गए हैं। तो अगर होस्ट प्लांट अच्छा वर्क कर रहा है, तो निश्चित रूप से खेती यहाँ बहुत ही आसानी से हो सकती है। और अगर इसके हम आर्थिक लाभ की बात करें, तो बाकी
फसलों में जो एग्रो फॉरेस्ट्री के रूप में होती है, ये तो एग्रो फॉरेस्ट्री के साथ साथ आपका मेडिसिनल प्लांट में भी ये गिना जाता है। तो ये अगर ये 15 साल बाद अगर तैयार होगा, जो वर्तमान रेट चल रहा है, तो एक पौधे की कीमत लाखों में जाएगी। लेकिन वो कृषि का जो भी उत्पाद होता है, किसानों का जो भी प्रोडक्ट होता है, वह कहीं न कहीं जो है बाजार के मूल्यों पर निर्भर होता है। किसान के पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि वह खुद से निर्धारण कर ले, या कम होगा, ज़्यादा होगा, समय वक्त बताएगा। लेकिन वर्तमान जो स्थिति है, वो है आपका बहुत ही अच्छा इनकम देने वाला पौधा है। और इसको लगाने से पूर्व जो भी कृषक इसकी खेती कर रहे हैं, उनसे सलाह मशवरा कर लें। उनका क्या ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस जिनका यूज करते हैं, क्या शस्त्रक्रियाएं कर रहे हैं, उसके बारे में विधिवत जानकारी ले लें, और तभी जो है इसका पौध लगाएं। अन्यथा की स्थिति में काफ़ी किसान इसका पौध लगाते हैं, लेकिन इसके मैनेजमेंट के बारे में जानकारी नहीं होती है, इसके होस्ट प्लांट लगाना नहीं जानते हैं, या फिर वो होस्ट प्लांट नहीं चलता है, या थोड़े दिन का काफ़ी अधिक दिन तक इसी होस्ट प्लांट के सहारे रह जाते हैं, तो फिर पौधा बड़ा होके भी सूख जाता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं देख पा रहा हूँ, जो पौधों की प्रूनिंग या कटाई-छँटाई की गई, उस पर एग्रो टेप लगाया गया है, उसका क्या उद्देश्य होता है? देखिए, कोई भी जैसे हमारे इंसानों के पास भी अगर कहीं कट जाता है, घाव लग जाता है, तो उसमें कई तरीके के जो सूक्ष्म जीवों का संक्रमण हो जाता है। इसी तरीके से हमारे पौधे भी होते हैं। पौधों में अगर कहीं काट-छाँट हो रहा है, तो वहाँ पर चूँकि हम लोग इसका अवॉइड करते हैं, किसी तरीके के रासायनिक कवकनाशी का प्रयोग ना किया जाए। तो ये प्रयास रहता है, जो औषधीय पौधे हैं खासकर, ये प्रयास रहता है कि उनको हम जो है ऑर्गेनिक रूप से किसी भी रासायनिक कवकनाशी का प्रयोग ना करके, मैकेनिकल रूप से या फिर ऐसे टेप वगैरह का प्रयोग करके इसको रोका जाए, किसी तरीके का इन्फेक्शन ना होने पाए। अ, क्योंकि जो भी हमारे उत्पाद बाद में तैयार होंगे, तो इनका अच्छे से विधिवत जाँच होता है, उसी अनुसार इसका रेट मिलता है। जितने भी औषधीय पौधे हैं, आप खस की खेती देखे होंगे, या मेंथा का है, जहाँ भी होगा, अगर आपका चिरैता हो गया, कालमेघ जो होता है, अगर उसमें आप रासायनिक खाद का प्रयोग कर दिए हैं, तो उसका जो दाम है मार्केट में, वो कम मिलेगा। अच्छा, आपने सहायक पौधों की बात की, जो पोषण की बात की, तो क्या दूसरे फसलों की तरह जो पोषक तत्व दिए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्या इसे अलग से ज़रूरत होती है, या सहायक पौधों से ही ये सारे नहीं, नहीं, पोषक तत्व प्राप्त करता है? इसके लिए भी हमें पोफ़ड़ दिया जाना है, बट ये है कि इसके साथ जो पोफ़ड़ हम इसको दिया जाना है, इसको रासायनिक रूप में नहीं दिया जाना है। जो भी पोफ़ड़ इसको दिया जाएगा, वो ऑर्गेनिक खादों के रूप में ही दिया जाएगा। अगर रासायनिक रूप से इसको पोफ़ड़ देंगे, तो एक तो इसका बढ़वार बराबर नहीं होगा, साथ ही साथ जो है इसकी गुणवत्ता में भी कमी आएगी। चूँकि ये हम सभी लोग जानते हैं कि यह जंगली पौधा रहा है पहले। अब तो इसका पारंपरिक रूप से, या कहेंगे व्यावसायिक खेती लोग शुरू किए हैं, लेकिन इसके पहले यह जंगलों में ही उगता रहा है। और एक जो ये भी धारणा रही है, चूँकि शायद लाल चंदन के साथ रही है, कि इसके पास साँप आते हैं, ऐसा कोई ए, ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, इस पे साँप लपेटे होते हैं। तो ये जो आप रासायनिक खाद ना डाल के, इसको हम पूरी तरीके से, जो भी किसान भाई इसका खेती करते हैं, वह केवल और केवल ऑर्गेनिक रूप से ही, या नेचुरल फार्मिंग के रूप से ही इसकी खेती करते हैं। अच्छा, पूर्वांचल रीजन की बात करें या पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, मैदानी क्षेत्रों की बात करें, तो सबसे सफल चंदन की कौन-सी किस्म है? लाल किस्म या सफ़ेद? देखिए, अभी जो रेट मिल रहा है, जो हम लोगों को भी, चूँकि अपना यहाँ ऐसा कोई मार्केट तो है नहीं, जो भी सूचनाएँ हम लोगों को भी इंटरनेट के माध्यम से ही प्राप्त होती हैं। हम लोग और वेबसाइट पे जाते हैं, और कुछ सफल किसानों के सक्सेस स्टोरी के माध्यम से, तो जहाँ तक इसका रेट है, काफ़ी सफल रहा है। और इसकी खेती भी, जो किसानों का रुझान, इसी की खेती लोग ज़्यादा कर रहे हैं। और चूँकि जब वो मूवी आई थी, एक जिसमें चंदन का तस्करी होता है, उसमें तो लाल चंदन ज़्यादा दिखाएगा, उसके बाद सब लाल चंदन ज़्यादा माँग रहे थे। लेकिन जो खेती अपने यहाँ जो हो रही है, जो किसान कर रहे हैं, जो भी जानकारी हम लोगों को मिल रही है, वो सफ़ेद चंदन का ज़्यादा बताया जा रहा है। एक सवाल और है, बहुत बड़ा अहम सवाल है, किसानों के मन में भी ये सवाल अक्सर पहुँचता रहता है। किसी भी पेड़ को, वृक्ष का आकार जब ले लेता है, तो उसको काटने के लिए वन विभाग की तमाम प्रक्रियाएँ पूरी करनी पड़ती है, और चंदन जैसा विवादित वृक्ष जो वीरप्पन के नाम से जुड़ा हुआ है, अभी एक मूवी आई थी पुष्पाराज, उसके नाम से भी जुड़ा हुआ है। तो किस-किस तरह की प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है इसकी कटाई को लेकर के? नहीं, अब तो सरकार इसमें काफ़ी लचीला बना दी। खेती करने के पूर्व ही पहले ज़रूरत पड़ती है, चूँकि अब इसके लिए कोई कानूनी प्रक्रिया आपको नहीं करना है। अगर जिस समय यह तैयार होगा, उस समय की जो भी प्रक्रिया रहेगी, उसको किसान आसानी से पूरा कर लेगा। और किसान से संबंधित जो भी समस्याएँ हैं, कानूनी प्रक्रिया, जैसे अभी आपने बताया,
क्या नाम है, सागौन का, इसका भी माननीय मंत्री जी ने जो दे दिया है, छूट दे दिया है कि खेती भी कर सकते हैं, इसकी कटाई भी लोग कर सकते हैं, क्योंकि उसी के डर से लोग इसका वृक्षारोपण करना छोड़ दिए थे। इसी तरीके से ये भी है, इसको भी कोई कानूनी प्रक्रिया में अभी तक जो जानकारी है नहीं पढ़ना, लेकिन जो जब हमारा ये रेडी हो जाएगा, हमारे किसान भाइयों को जब ये रेडी हो जाएगा, उस समय जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसका अगर पालन करते हुए करेंगे तो निश्चित रूप से जो है कोई समस्या नहीं आनी है। सफेद चंदन और लाल चंदन में जो सहायक पौधों की आवश्यकता होती है, क्या दोनों वैरायटियों में सहायक पौधों की जरूरत होती है या नहीं, लाल के साथ कोई बहुत ज्यादा आवश्यक नहीं, लेकिन कुछ लोग लाल के साथ भी कुछ किसान भाई बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ तो निश्चित रूप से बिना सहायक पौधे के ये सफेद चंदन का पौधा या इसकी खेती हम लोग नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एक अहम अंतिम सवाल है। मौसम का अगर हम तापमान की बात करें, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस दशा में चंदन के चाहे लाल किस्म की बात करें या सफेद किस्म की बात करें, दोनों किस्मों में मौसम का क्या प्रभाव पड़ता है? और दूसरे जो फलदार पौधे हैं या लकड़ी वाले पौधे हैं या औषधीय पौधे हैं, उसमें जिस तरीके के कीट और बीमारियों का प्रकोप देखा गया है, क्या चंदन के वृक्ष में भी इस तरह की कोई बीमारियां या कीट दिखाई पड़ता है जिसके प्रबंधन की जरूरत होती है? जैसे अभी जो लोग खेती कर रहे हैं, 2-4 जगह देखा, इसमें भी बिल्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन जो कुछ कुछ पौधों में बिल्ट ना होके, चूंकि इसका सहायक पौधा अगर नहीं होता है, सहायक पौधा कमजोर होता है, पोषण नहीं दे पाता है, उसकी रूट्स अगर उससे कनेक्ट नहीं हो पाती हैं, उस स्थिति में भी वो सूख जाता है। लेकिन बिल्ट कुछ पौधों में दिखाई दिया है। बाकी अगर इसके हम तापमान की बात करें, तापमान चूंकि इसके साथ और भी सहायक पौधे रहेंगे, इसके साथ सहायक पौधे जब लगे रहेंगे, तो अगर पौधे कहीं ज्यादा लगे हैं, किसी तरीके मान लीजिए आपका अरहर का ही खेत है, कितनों चिलचिलाती धूप अगर उसमें आप चले जाइए, निश्चित रूप से आपके बाहर से अंदर का तापमान देखेंगे तो 4 से 5 डिग्री कम रहेगा। इसके लिए जो आइडियल टेम्परेचर होता है 27 से 30 के बीच में, 23 से 30 के बीच में, 22 से 23 से 30 के बीच में बहुत आइडियल माना जाता है। फिर भी जो भी पौधे इसके सहायक पौधे लगाए जाते हैं, चूंकि ये घना होता है, 12 फीट कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, इसके साथ एक सहायक पौधा भी रहेगा, तो ये ऑटोमेटिक जो है एक ऐसा माइक्रो क्लाइमेट बन जाएगा कि आपका ये टोटल जो एरिया रहेगा वो निश्चित रूप से 4 से 5 डिग्री ऑटोमेटिक ठंडा रहेगा। तो इस पर जो है क्लाइमेट चेंज का बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। चलते चलते एक सवाल और है। जल प्रबंधन या सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो इसको कितने दिनों के अंतराल पर जल देने की आवश्यकता होती है, सिंचाई की जरूरत पड़ती है? गर्मियों में इसको हफ्ते में एक बार आपको जल देना ही देना होगा, लेकिन अगर जो भी किसान भाई इसको कर रहे हैं, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि निश्चित रूप से वो ड्रिप सिस्टम का उपयोग करें, अन्यथा की स्थिति में आपको इसके जो घास फूस खरपतवार ज्यादा उगेंगे तो कीटों का भी प्रकोप होगा, जिससे इसका ग्रोथ जो होगा वह डिस्टर्ब होगा। अगर आपका ये ड्रिप लाइनर 2 लाइन अगर बगल पे चला जाएगा तो निश्चित रूप से बगल के खरपतवार से मुक्ति रहेगी, साथ ही साथ उसको प्रॉपर जितना चाहिए उतना पानी प्रतिदिन मिलता रहेगा, क्योंकि इसका खुराक प्रतिदिन होता है। जब हम फ्लड के रूप में, यानी ये नाली के माध्यम से आप पूरा जो कहते हैं एक साथ भर दिया, फ्लड इरिगेशन जो हम कर देते हैं, तो वो धीरे धीरे उतना दिन तक आपका पानी कवर करता है, जबकि पानी इसे प्रतिदिन चाहिए। जैसे भोजन के साथ, भोजन बनाने की प्रक्रिया को पानी प्रतिदिन चाहिए, तो ड्रिप का कंसेप्ट है ये, प्रतिदिन जो है 15 से 20 मिनट अगर चल जाएगा, जो इसका प्रेशर होगा कितना पानी है, तो निश्चित रूप से आपको और ज्यादा इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, और खरपतवार नियंत्रण बहुत आसानी से हो जाएगा। और न्यूट्रिशन जो चूंकि जैविक के रूप में ज्यादा से ज्यादा जो कल्चर इसमें डाला जाता है, तो उसी की वेंचुरी के माध्यम से और कल्चर खाद देने का जो पोफड़ दिए जाने की भी व्यवस्था है, वो हमारे ड्रिप के माध्यम से बहुत आसानी से हो सकती है। कॉमर्स की बात कर लें, अर्थशास्त्र की बात कर लें तो लगभग 1 एकड़ पौध रोपाई पर किसान का कितना लागत आ जाता है फसल तैयार होने तक, और जो वर्तमान रेट चल रहा है, क्योंकि अभी 15 से 20 सालों बाद ये फसल तैयार होगी, तो उस वर्तमान रेट को अगर देखा जाए तो प्रति एकड़ कितना मुनाफा कमाया जा सकता है? अगर हम इसके पौधे की बात करें तो 100 से 120 रुपए प्रति पौधे आई थिंक इसका रेट है। बहुत रेट मुझे नहीं बहुत पता है, जैसा होगा 100 से 150 के आसपास होगा मोटा मोटा। और अगर इसका हम पहले ही बता दिए, लगभग 1 लाख से कम का पौधा नहीं जाएगा। अगर 15 साल के बाद वो अपना पूरा अपना हाइट और अपनी मोटाई अगर पा गया है, तो जो वर्तमान रेट है उस स्थिति में इससे कम नहीं जाने वाला है।